अर्थ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत स्वागत है, अभ्यर्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सीटेट की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर रखी हुई है तथा बहुत नज़दीक उनकी परीक्षा सामने आ चुकी हुई है, वैसे परिस्थिति में मेरा यह प्रयास है कि आपकी CDP एवं EVS इन दो विषयों का जो आपको हैं, जहाँ तक हो सके आपको सहयोग मिल सके कि आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का यह हमारा जो पेपर है EVS एनवायरमेंटल साइंस को लेकर के समर्पित है, जिसमें हम लोग अध्याय 1 में कुछ मुख्य बिंदुएं थे उस पर चर्चा कर चुके हैं। अध्याय 2 के बारे में आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विशेष करके पर्यावरण शिक्षण को लेकर के है। इसकी 1-2 कड़ियाँ और होंगी अध्यापन अध्याय 2 को लेकर के। आप हमारे साथ इस वीडियो में और इसके आने वाले वीडियो में लगातार यदि जुड़े रहेंगे तो आपका अध्याय 2 अर्थात पर्यावरण शिक्षण संबंधित जो मुख्य बातें हैं वह आपको जानने का मौका मिलेगा। आज के एपिसोड में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके मुख्य बिंदु हैं कि कौन कौन से ऐसे शिक्षण सिद्धांत हैं, पर्यावरण शिक्षण सिद्धांत हैं, जिनको हम पालन करके बच्चों के अंदर में शिक्षण की कला को विकसित कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके हम लोग इस बिंदु पर अपना ध्यान देते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको यह निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा तथा हमारी शुभकामना है कि आप अपने सीटेट की परीक्षा को निश्चित रूप से क्रैक करके एक अच्छे शिक्षक बनने के आगे बढ़ें। पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत का अर्थ होता है करके सीखना। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य होता है करके सीखना, अर्थात यह सिद्धांत शिक्षार्थियों में वास्तविक अवलोकन को बढ़ाता है। क्या करता है? वास्तविक अवलोकन को बढ़ाता है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जो आप देख रहे हैं अंडरलाइन या टिक किए हुए पॉइंट्स को, उसको आप ध्यान से देखिएगा, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों में वास्तविक अवलोकन को बढ़ाता है। किसमें? शिक्षार्थियों में वास्तविक अवलोकन को बढ़ाता है। उसके बाद है कि शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास होता है। किसमें? क्रियाशीलता के सिद्धांत से। क्या कहा गया? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि आलोचनात्मक सिद्धांत एवं समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास कैसे होता है, तो आपको कहना होगा क्रियाशीलता के सिद्धांत के द्वारा। इसी प्रकार आगे है शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्राप्त कराता है, तो उसके लिए भी आपका वही उत्तर होगा, वह क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसी प्रकार है कि इससे अधिगम सक्रिय और सार्थक होता है। कैसे होता है? तो क्रियाशीलता के सिद्धांत से सक्रिय और सार्थक होता है। इसी प्रकार है कि इससे विद्यार्थियों में स्वयं सीखने, स्वाध्याय तथा अवलोकन के कौशलों का विकास होता है, तो वह क्रियाशीलता का सिद्धांत, जिसमें व्यक्ति को और विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को स्वयं सीखने, स्वाध्याय तथा अवलोकन कौशल को विकसित करने का मौका मिलता है। पुनः है कि पर्यावरण की कक्षा गतिविधि आधारित होनी चाहिए। क्रियाशीलन के सिद्धांत पर हम लोग पाते हैं कि यह जो कक्षा होगी वह कैसी होगी? गतिविधि पर आधारित होनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर क्या होता है। तो इन सभी ऊपर के दिए हुए बिंदुओं को, जिसको कि आपने अंडरलाइन किया हुआ है, देख रहे हैं, वह इससे संबंधित होता है। अब अगला सिद्धांत है वह है रुचि का सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, रुचि के सिद्धांत में क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना, अर्थात बच्चों में किसी भी विषय को सीखने के लिए, अधिगम के लिए कैसे रुचि पैदा किया जाए, वह मुख्य उद्देश्य होता है रुचि के सिद्धांत का। तो आपसे प्रश्न बनेगा कि बच्चों के अंदर रुचि पैदा करने के लिए, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कौन से कार्य करने होते हैं? तो रुचि के सिद्धांत का पालन हमको करना पड़ता है। तो रुचि के सिद्धांत का पालन हम कैसे करते हैं? तो पर्यावरण विषय वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिससे कि शिक्षार्थी उसमें अपनी रुचि दे, जिसमें कि शिक्षार्थी अपनी रुचि ले, अर्थात बच्चों के मनोनुकूल को जब हम लेकर के चलेंगे तो रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, तो वैसी स्थिति में वह क्या करता है कि रुचि के सिद्धांत का पालन करता है। साथ ही साथ शिक्षार्थियों के आमोद और प्रमोद होते हैं, अर्थात मनोरंजन का भी पूर्ण ध्यान रखा जाता है। शिक्षार्थियों का आमोद और प्रमोद होता है तथा उसमें कल्पनाशीलता तथा सृजनात्मकता बढ़ती है। क्या होती है? उसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता बढ़ती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है प्रेरणा और अभिप्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा और अभिप्रेरणा का सिद्धांत, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसमें शिक्षण की योजना बनाई जाती है। इसमें क्या होती है? शिक्षण की योजना बनाई जाती है, फिर शिक्षार्थियों को अधिगम कराई जाती है। इसमें शिक्षण की योजना बनाई जाती है और फिर शिक्षार्थियों को अधिगम कराई जाती है, अर्थात बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, परीक्षार्थियों के आवश्यकता के अनुसार क्या होता है कि योजना बनाई जाती है। उसके बाद उनको तैयार किया जाता है और फिर बच्चे तैयार होकर के अधिगम करते हैं। इसलिए कहा गया है
इसमें शिक्षण की योजना बनाई जाती है और फिर शिक्षार्थियों को अधिगम कराई जाती है। नेक्स्ट है कि इसमें शिक्षार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं आदि का ध्यान रखा जाता है। जब बच्चों के शिक्षार्थियों को अधिगम कराई जाती है तो उसमें शिक्षार्थियों की क्षमताओं, योग्यताओं आदि का ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत क्या होता है? निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत यह है कि इसमें लक्ष्य निर्धारित कर अधिगम कराया जाता है। निश्चित उद्देश्यों के सिद्धांत में है कि इसमें लक्ष्य निर्धारित कर अधिगम कराया जाता है और साथ ही साथ इसमें शिक्षार्थियों को यह पता होता है कि उसके अधिगम का लक्ष्य क्या है, तब वह रुचि के साथ अधिगम करता है। क्या कहा गया है कि इसमें शिक्षार्थी को यह पता होता है कि उसके अधिगम का लक्ष्य क्या होता है, तब वह रुचि के साथ अधिगम करता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत में कहा जाता है कि अधिगम लक्ष्य निर्धारित करके अधिगम कराया जाता है और फिर अधिगम का लक्ष्य क्या होता है, तो वह होता है कि रुचि कैसे उनके अंदर विकसित किया जाए। पांचवा सिद्धांत होता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत में क्या होता है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता और स्तर पर जैसा नहीं होती। हम जानते हैं कि सभी शिक्षार्थियों की अब सीखने की क्षमता अलग अलग होती है, इसीलिए है कि शैक्षिक भिन्नताओं का सिद्धांत प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता और स्तर एक जैसी नहीं होती है। प्रत्येक शिक्षार्थी की सीखने की क्षमता और स्तर एक जैसी नहीं होती है। उसके सीखने की क्षमता को जन्मजात और वातावरणीय कारक प्रभावित करते हैं। उसके सीखने की क्षमता को कैसे प्रभावित होता है? जो कि जन्मजात और वातावरणीय कारक के द्वारा प्रभावित होता है। इसी प्रकार है कि कोई शिक्षार्थी रट करके सीख लेता है तो कोई हस्तपरक विधि से अर्थात स्वयं करके सीखता है, उसे हम हस्तपरक विधि कहते हैं। और है कि कोई शिक्षार्थी जल्दी सीखता है तो कोई देर से, अर्थात शिक्षाई बहुबुद्धि वाले होते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो हमारे पास यहाँ व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत थे उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु आते हैं। तो कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर से, अर्थात शिक्षाई बुद्धि वाले होते हैं। अगला पॉइंट है कि आवृत्ति का सिद्धांत। आवृत्ति से नाम ही पता चलता है कि रिपीटेशन होता है, अर्थात अधिगम को अस्थायी एवं सार्थक बनाने के लिए इस सिद्धांत का अति महत्वपूर्ण होता है। अर्थात बच्चों को बार बार रटाया जाता है, याद कराया जाता है, उसमें दोहराए जाने वाले बिंदुओं के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है। अधिगम को अस्थायी एवं सार्थक बनाने में इस सिद्धांत का अति आवश्यक महत्व होता है। अगला है कि विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहता है और उसका ज्ञान बढ़ता रहता है। विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहता है और उसका ज्ञान बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि आवृत्ति का सिद्धांत में किस प्रकार से अधिगम आसान हो जाता है, अस्थायी और सार्थक हो जाता है। साथ ही साथ विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहता है और उसका ज्ञान बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। नाम से ही जैसा कि आप देख रहे हैं स्पष्ट हो रहा है कि लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक अर्थात जहाँ भी होगी उसमें बहुमत की बात होगी, जहाँ पर बात होगी वहाँ पर मेजॉरिटी की बात होगी। अर्थात पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो। शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होना चाहिए, उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो। और क्या है, प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक मूल्यों का भी विकास होना चाहिए। नेक्स्ट है कि शिक्षार्थी समूह में रह करके कार्य करें, एक दूसरे से चर्चा करें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें, एक दूसरे के विचारों को समझें आदि जैसी भावनाओं का विकास होना चाहिए। अर्थात शिक्षार्थी समूह में रह करके कार्य को करें, एक दूसरे से चर्चा करें। जब समूह में बात होगी, प्रजातंत्र की बात होगी, लोकतंत्र की बात होगी, तो वहाँ पर सभी समूह के सदस्य जो होंगे वे आपस में चर्चा करेंगे, एक दूसरे के विचारों से अवगत होंगे, उनकी भावनाओं से भी अवगत होंगे। तो यही बात कहा गया है कि शिक्षार्थी समूह में रह करके कार्य करें, एक दूसरे से चर्चा करें, एक दूसरे से विचार विमर्श करें, एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण था वह टॉपिक अब नेक्स्ट शुरू हो रहा है, वह पर्यावरणीय शिक्षण की विधियाँ। ऐसी कौन कौन सी विधियाँ हैं जो कि पर्यावरण शिक्षण के लिए आवश्यक होता है। जब तक हम विधियाँ नहीं जान सकेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक बच्चों के लिए शिक्षण हमारे लिए कठिन हो जाएगा। तो कहा गया है कि किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण में उसकी शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण होती है। निश्चित रूप से किसी भी पाठ्यक्रम के शिक्षण में उसकी शिक्षण विधियाँ महत्वपूर्ण होती हैं। शिक्षण विधियाँ अपनाते समय एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग भी अभी ऊपर में चर्चा किए हैं
कि हर एक शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं और उसी के आधार पर वह सीखने का भी काम करता है। अर्थात शिक्षण विधियां अपनाते समय एक शिक्षक को विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जहाँ तक हो सके पर्यावरण शिक्षक को गतिविधि आधारित विधियां अपनानी चाहिए। अर्थात किस टॉपिक को कैसे बच्चे को समझाना है इस बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। गतिविधियां कौन कौन सी होंगी तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास करती है। गतिविधियां होने से क्या होगा, शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान के लिए क्षमता का विकास होता है। उसके बाद है कि शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व का पोषण करती है, अर्थात उनके व्यक्तित्व को विकास करती है, डेवलप करती है। नेक्स्ट है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देती है। पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देती है। उसके बाद है कि शिक्षार्थियों को करके सीखने का मौका मिलती है, अर्थात विद्यार्थी खुद अपने हाथों से हस्तपरक काम करते हैं जिससे उसे सीखने का मौका मिलता है। साथ ही साथ शिक्षार्थियों को खोज करने के लिए भी पर्याप्त स्थान देती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, उसे भी आप ध्यान से देखिएगा। शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्रदान करती है। शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता का विकास होती है। क्या होता है, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास होता है। उसके बाद है शिक्षार्थियों को स्वयं सीखने का योग्य बनाती है। सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि समूह में सीखना सहपाठियों द्वारा यहाँ पर क्या होता है, प्रोत्साहित करता है तथा कक्षा का सामाजिक अंतःक्रियाओं को बेहतर करता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि किस प्रकार से जब उनको सिखाया जा रहा है तो किन किन मुख्य बातों को ध्यान रखना है। इसी प्रकार कहा गया है कि जिन पियाजे वाइगोत्स्की ने बच्चों को सीखने के तरीकों में सबसे पहले अध्ययन किया। यहाँ पर आपका प्रश्न पुनः बनता है कि सबसे पहले जो अध्ययन किया था किन्होंने किया था, तो आप यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जिन पियाजे और एल.एन. वाइगोत्स्की ने बच्चों के सीखने के तरीकों को सबसे पहले अध्ययन किया तथा पर्यावरण शिक्षण की विधियों में निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन सी विधियाँ हैं इस पर हम लोग थोड़ा ध्यान दे देते हैं। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें देखिए जो प्रश्न बनता है आपसे, निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछा जाता है। वह प्रश्न यह है, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ में आएगा कि इसमें पूछे क्या जाते हैं। पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं मुख्य रूप से वह विधियाँ किनके द्वारा चलाई गई थी या कौन इनके जन्मदाता हैं। यहाँ से जो मेरे पूछने कहने का अभिप्राय यहाँ यह है कि आपको जो यहाँ प्रश्न बनेगा वह आप इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ आपसे पूछता है यह जो शिक्षण विधियाँ हैं किनके द्वारा कही गई है, तो किंडरगार्टन या बालोद्यान शिक्षण पद्धति किनके द्वारा दी गई है, तो आपको याद रखना है कि F.A. फ्रोबेल के द्वारा दिया गया। निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछता है। इसमें होता क्या है, इसमें खेल, आनंद, स्वतंत्रता का वातावरण होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि बच्चों को खेलने का मौका मिलता है। इसमें एक ट्रिक और आप याद कर सकते हैं कि बच्चे कैसे खेलते हैं, बॉल से खेलते हैं, अर्थात थ्रो बॉल याद करके आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें जो किंडरगार्टन की जो विधि थी उसके जन्मदाता है F.A. फ्रोबेल। इसमें खेल, आनंद, स्वतंत्रता का वातावरण रहता है। इसमें क्या होता है, खेल, आनंद और स्वतंत्रता का वातावरण होता है। इसमें किसी पुस्तक का प्रावधान नहीं होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ किसी प्रकार के पुस्तक का प्रावधान नहीं होता है तथा साथ ही साथ शिक्षकों को डांटना फटकारना भी नहीं रहता है। शिक्षार्थी स्वतः क्रिया के द्वारा सीखता है। शिक्षार्थी स्वतः ही शिक्षा के द्वारा स्वतः करके सीखता है और इस प्रकार शिक्षार्थी गीतों, उपहारों और क्रियाओं के द्वारा सीखता है। और प्ले स्कूल की इसी पर आधारित जो कॉन्सेप्ट दी गई थी, प्ले स्कूल की इसी पर आधारित कॉन्सेप्ट है। आप इसको अच्छे से याद करिएगा, आपकी परीक्षा में निश्चित रूप से पूछी जाती है कि प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट कैसे है। तो किंडरगार्टन का जो सिद्धांत था उस पर आधारित इस पर आपको प्ले स्कूल की गतिविधियां हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अगला सिद्धांत क्या है, उसको हम लोग कहते हैं मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि में क्या होता है इसको भी आप देखिएगा। इसके जन्मदाता कौन है, आपसे हमेशा पूछा जाएगा इसके जन्मदाता कौन है, तो मारिया मोंटेसरी इसके जन्मदाता है। इसमें 3 वर्ष से 7 वर्ष के आयु के बच्चे को ही प्रशिक्षण दिया जाता है। और ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें 3 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चे को ही भाग लेना है मोंटेसरी में। आप ध्यान दीजिएगा कि मोंटेसरी क्या है, मोंटेसरी में 3 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों को ध्यान देना है। इसी प्रकार इसी विधि से बालक स्वतंत्र रहता है और स्वयं करके सीखता है। इसमें और 2 बातें निकल करके आई है, वह है कि बालक स्वतंत्र रहता है तथा स्वयं करके सीखता है।
इस विधि में बालक की ज्ञानेंद्रिय और मांसपेशियों को प्रशिक्षित किए जाते हैं। इसमें क्या है, इस विधि में बालक की ज्ञानेंद्रियां और मांसपेशियां क्या होती है, प्रशिक्षित होती है। ज्ञानेंद्रियां और मांसपेशियां, इसमें बच्चे क्या है कि खेल कूद पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, 3 वर्ष से 5 वर्ष के बच्चे। तो यहाँ पर आप ध्यान देखिएगा 2-4 बातें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, इसके जन्मदाता कौन है, तो मारिया मोंटेसरी। इस उम्र में बच्चे इस विधि के लिए किस उम्र के बच्चों को रखा जाता है, तो 3 वर्ष से 7 वर्ष के बच्चों के लिए। इसमें बालक का स्वतंत्र माहौल होता है तथा स्वयं करके सीखता है, तथा बालक के ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों को प्रशिक्षित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि में देखते हैं क्या होता है। प्रोजेक्ट विधि या प्रयोजन विधि क्या कहता है, प्रोजेक्ट विधि। फिर यहाँ पर भी सेम प्रश्न बनता है कि इसके जन्मदाता कौन है, तो आपको याद रखना होगा W.H. किलपैट्रिक। इसके जन्मदाता कौन है, नाम से ही पता आपको पकड़ में आ जाएगा। यह प्रोजेक्ट भी इंग्लिश में है और इनका नाम भी पैट्रिक, प्रोजेक्ट और पैट्रिक याद रखिएगा, आपको आसानी होगी। इस ट्रिक को याद रखिए, P फॉर प्रोजेक्ट और P फॉर पैट्रिक और P फॉर परियोजना। इस प्रकार आप याद रखिएगा। प्रोजेक्ट की योजना किसने दी थी, पैट्रिक ने दी, किलपैट्रिक ने दिया था। इस विधि में बालक को कोई कार्य संपन्न करने के लिए कहा जाता है। इसमें क्या काम होता है, बच्चों को कोई कार्य दे दिया जाता है और उसे खुद करने के लिए कहा जाता है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों में योजना बनाना, शिक्षार्थियों में क्या है, योजना बनाना, उनको क्रियान्वित करना तथा उनके मूल्यांकन करना एवं कौशलों का विकास करना। तो इस प्रकार से है प्रोजेक्ट मेथड में इनके कौन कौन से कार्य होते हैं। उसके बाद परियोजना जो होती है व्यक्तिगत या समूह में किया जाता है। परियोजना व्यक्तिगत या समूह में किया जाता है। अब बात आती है कि विभिन्न विषय वस्तुओं पर परियोजना बनाई जाती है। किस तरीके से परियोजना बनेगी, तो आप देख सकते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे कि भोजन पर, आवास पर, कलाओं पर, यातायात के साधनों पर, पहनावे पर, फसलों एवं मिट्टी तथा प्रदूषण पर, ऐतिहासिक इमारतों पर, इन सभी जगहों पर जो है कि परियोजना बनाई जाती है। अब नेक्स्ट विधि जो है उसे हम कहते हैं कहानी विधि। अब इस पर भी आपसे प्रश्न बनेगा कि कहानी विधि क्या है। तो कहानी विधि में मुख्य रूप से आपको पर्यावरण शिक्षण के अधिगम में यह एक बड़ी विधि जो होती है बड़ी उपयोगी है। बच्चों को समझाना कठिन काम होता है, वैसी विधि में यदि आप उन्हें समझा रहे हैं कहानी के माध्यम से तो यह बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि इस विधि के द्वारा कोई भी ज्ञान बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। किस विधि से, कहानी विधि से किसी भी ज्ञान को बहुत आसानी से शिक्षार्थियों को समझाया जा सकता है। तो इसी पर आप देखिए यहाँ पर और क्या पाते हैं, इस विधि के द्वारा किसी भी नीरस और उबाऊ, इसमें क्या होता है, नीरस और उबाऊ विषय वस्तु को रोचक बना दिया जाता है। यह विधि अधिगम के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करती है और इस विधि के द्वारा विषय क्षेत्रों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ क्या है कि कहानियों में व्यक्तित्व की अनुभूति भी शामिल होती है। कहानी में व्यक्तियों के अनुभव की भी शामिल होती है, अर्थात एक ही कहानी को कई व्यक्ति कई तरीके से कहते हैं। तो जो ज़्यादा अनुभवी होंगे उस कहानी को बच्चों के लिए उतने सरल ढंग से प्रस्तुत करेंगे और उसमें बच्चों का इंटरेस्ट और बढ़ेगा। तो इस विधि के द्वारा बच्चों में परिवेश तथा समृद्ध चित्रण का भी किया जाता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह सहयोगी होता है कहानी विधि। इस विधि के द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता और सौंदर्य बोध का भी भाव विकसित होता है। क्या क्या होता है, सृजनात्मकता तथा सौंदर्य भाव का विकास भी होता है। आपसे पूछा जाएगा सौंदर्य और सृजनात्मकता का विकास कहाँ होता है, तो कहानी विधि में आपको याद रखना पड़ेगा। बच्चों की रुचि और जिज्ञासा का भी विकास होता है और इस विधि के द्वारा बच्चों में ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ मनोरंजन भी आवश्यक होता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कौन कौन से कार्य इसमें हो जाते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, वह होता है कि क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक विधि में क्या होता है, इस पर भी आप ध्यान देने की बात है। यह विधि जो है कि आपको करके सीखने की बात बताता है। क्या बताता है, करके सीखना। इस विधि में बच्चे, विद्यार्थी, परीक्षार्थी जो है करके सीखते हैं। अगर पर्यावरण की कक्षा गतिविधि पर आधारित हो तो शिक्षार्थियों को इस तरीके से गतिविधि पर जो शिक्षा होती है वह क्या होती है, वह अस्थायी एवं सार्थक होती है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि इस विधि में शिक्षार्थी सदैव क्रियाशील रहता है एवं स्वयं कार्य करके ज्ञान अर्जित करता है, जिससे उसमें परस्पर क्रिया, अवलोकन तथा सहयोग जैसी कौशल भावनाओं का विकास होता है। क्या कहा गया है, इस विधि में शिक्षार्थी सदैव क्रियाशील रहता है। आपको ध्यान देने की बात है कि इस विधि में विद्यार्थी क्या होता है, सदैव क्रियाशील रहता है। क्या होता है, सदैव क्रियाशील रहता है और स्वयं कार्य के ज्ञान अर्जित करता है, जिसके ऊपर परस्पर अवलोकन और सहयोग की कौशल की भावना का विकास होता है। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और क्या होता है इस विधि के माध्यम से। तो इस विधि में आप देखते हैं कि इसमें रुचि के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है। इस विधि में रुचि के अनुसार कार्य करने का मौका मिलता है तथा इस विधि में शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होता है
अर्थात टीचर आपको हर एक विधि के आसपास में जो आपको दिक्कत होगी वह आपके आसपास होते हैं और आपको बताते चलते हैं कि आपको कहाँ कैसे क्या करना है, और आपके लिए यह विधि आसान हो जाती है। इस विधि के प्रयोग करने से बच्चों में क्या है कि मॉडल बनाने के लिए, चार्ट बनाने के लिए तथा मानचित्र तथा जिन चित्रों को दिया जाता है उनको समझने में आसानी होती है, और इसके द्वारा जो है कि विभिन्न प्रकार के चित्रों को बच्चे समझकर उसको सीख सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि शिक्षार्थियों को गतिविधियों के द्वारा संवेदनशील बनाया जा सकता है। जैसे वन संरक्षण के प्रति उनको संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें एक एक पौधा अपनाने और उनका पोषण करने के लिए कहा जाए। अर्थात जब हम बच्चों को इसके लिए वन संरक्षण की बात बताते हैं तो इसके लिए क्या है कि बच्चों को हमें बताना चाहिए कि हर एक बच्चे को एक पौधा को अगर गोद ले लिया जाए तो वह उसका पूरा संरक्षण करेंगे, उसके विकास का तथा उसके रख रखाव का सारी बात को उनके समझ में आएगी और इस पर उस पौधों का तथा वन के संरक्षण का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारे पास है वह सहयोगात्मक अध्ययन विधि। सहयोगात्मक अध्ययन विधि, समुदाय विधि भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण अध्ययन में समुदाय समूह अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है। पर्यावरण अध्ययन में समुदाय या समूह अधिगम के लिए एक महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि वे वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर प्रदान करती है। क्या करती है? वास्तविक स्थितियों को सीखने में अवसर प्रदान करती है। सामूहिक गतिविधि परियोजना शिक्षार्थियों में सहपाठी सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देती है तथा सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाती है। चलिए, इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि और आगे क्या होता है। तो आगे देखना है कि इस विधि के द्वारा शिक्षार्थियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। क्या होता है? उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। शिक्षार्थी में निर्णय लेने की शक्ति का भी साथ ही साथ विकास होता है। और है कि बच्चों के अंदर प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक भावनाओं का भी विकास होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि इस विधि की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ। इसमें अर्थात ग्रुप में बच्चे काम करने का सीख लेते हैं। शिक्षार्थी समूह में रह करके जानकारी इकट्ठा करते हैं, विश्लेषण के पश्चात उसके निष्कर्ष पर भी पहुंचते हैं तथा सामाजिक असमानताओं, सामाजिक कुरीतियाँ, कौन कौन सी सामाजिक समस्या उस पर भी उनका ध्यान होता है, जिसको आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। वह है कि सामाजिक असमानता, सामाजिक कुरीतियाँ, प्रदूषण की समस्या, ग्रामीण एवं शहरी जीवन आदि के प्रमुख चर्चा का आयोजन किया जाता है और इस पर बच्चों का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से है अन्वेषण और खोज विधि क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। अन्वेषण और खोज विधि में क्या होता है, यहाँ पुनः ध्यान रखिएगा कि अ से अन्वेषण तथा दूसरा से आर्मस्ट्रॉन्ग, यह एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। अन्वेषण, आर्मस्ट्रॉन्ग, अन्वेषण अ से आर्मस्ट्रॉन्ग। इस विधि में स्वयं करके सीखते हैं बच्चे। कैसे सीखते हैं? स्वयं करके सीखते हैं। और इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी स्वयं सूचना और सिद्धांतों का खोज कर लेता है। इस विधि में शिक्षार्थी के मनोवैज्ञानिक वृद्धि का विकास होता है। शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। शिक्षार्थी आत्मशील चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि अन्वेषण में क्या होता है। पहला ट्रिक हमने बताया कि स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है। तो बच्चे मजबूत कैसे होंगे? जब स्वयं करके सीखते हैं। उसके बाद ऐसे कि शिक्षार्थी स्वयं सूचना और सिद्धांतों को खोज करने के लिए प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, शिक्षक उनके मार्गदर्शन का काम करते हैं, जिससे कि बच्चों में आत्मविश्वास और चिंतन की भावना का विकास होता है। चलिए, तो इस प्रकार आपने देखा कि आर्मस्ट्रॉन्ग आत्मविश्वास की बात होती है। इस विधि के द्वारा क्या डूबा, क्या तैरा, हवा जैसी चीज़, गर्म ठंडा, शीशा धुंधला कैसे परछाई बनती है तथा अन्य विषय वस्तुओं पर छात्र समझते हैं। नेक्स्ट ही बहुत अच्छा है, वह है कि भ्रमण विधि। भ्रमण विधि, इस विधि में शिक्षार्थी भ्रमण करने के ज्ञान अर्जित करते हैं। भ्रमण विधि नाम से ही पता चल रहा है, घूमने फिरने की बात हो रही है। तो इस विधि में शिक्षार्थी भ्रमण करके ज्ञान अर्जित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस विधि में और मुख्य कुछ बातें हैं जिस पर हम लोग ध्यान देते हैं। क्या है मुख्य बातें? इस पर हम लोग ध्यान देंगे तो समझ में आ सकता है। वह मुख्य बातें हैं कि इस विधि में कक्षाएं अधिगम वास्तविक जीवन का परिस्थितियों के साथ जोड़ती है। यह विधि शिक्षार्थियों को सक्रिय प्रत्यक्ष विधि अधिगम अनुभव अनुबंध उपलब्ध कराती है तथा शिक्षार्थियों को अनुभव उनके ज्ञान की रचना करती है। इस विधि के द्वारा शिक्षार्थी प्रकृति के प्रति आकर्षित होते हैं और इस विधि में शिक्षार्थियों को विषय वस्तु ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। टिप्पणी, यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उसको अपना टिप्पणी के रूप में कॉपी में नोट करना चाहिए तथा अपने शिक्षकों व सहपाठियों के साथ मिल करके इसका शेयर करना चाहिए। भ्रमण के क्या लाभ हो सकते हैं, इन सभी बातों को हमको ध्यान रखना है।
भ्रमण पर जाते समय निम्न बातों को हमें ध्यान रखना है। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भ्रमण के समय किन किन बातों को ध्यान रखना है। तो परीक्षार्थियों को अपनी साथ पूरा का पूरा बस्ता लेकर के नहीं जाना है, बल्कि कॉपी या डायरी लेकर के जानी होती है। दूसरा है कि शिक्षार्थियों को अपने नोटबुक, ड्राइंग बुक अपने साथ में रखना होता है। चिड़ियाघर अगर जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ भोजन वगैरह लेकर के नहीं जाना है। भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ किए जाने वाले क्रियाकलाप के विषय में शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच चर्चा होती रहती है तथा यदि आप पौधे, जानवर, प्रकृति, पहाड़, खाद्य श्रृंखलाओं, ऐतिहासिक इमारत इत्यादि के विषय में सार्थक अधिगम कराया जाता है। तो ये सभी मुख्य बिंदु थे भ्रमण के द्वारा। अब बात बढ़ती है प्रश्नोत्तरी विधि में। प्रश्नोत्तरी विधि में देखते हैं कि इस विधि में प्रश्न पूछ करके पाठ का ज्ञान कराया जाता है, अर्थात पहले प्रश्न पूछा जाता है या फिर पढ़ाए जाने के बाद क्या है कि उसमें से प्रश्न जो बनते हैं उसके आधार पर बच्चों के ज्ञान की वृद्धि होती है। इस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही प्रश्न पूछते हैं, अर्थात शिक्षक छात्रों से और छात्र शिक्षक से पूछते हैं। पर्यावरण अध्ययन तभी सार्थक होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इसकी महत्वपूर्ण बात को आप ध्यान रखिएगा। यह तभी सफल होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बच्चे पूछें या शिक्षक पूछे। उससे क्या है कि बच्चों का ध्यान आकर्षण बना रहता है, जागरूकता बनी रहती है और उनका दिमाग भी एक्टिव रहता है। इसीलिए अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाना चाहिए। प्रश्न शिक्षार्थियों की रुचि और उत्सुकता पर आधारित होनी चाहिए। प्रश्न शिक्षार्थियों के चिंतन और उद्दीपन होना चाहिए। प्रश्न प्रकरण के संदर्भ परक होने चाहिए तथा प्रश्न पूछने के अभिप्रेरित शिक्षक के संकेत मिलते हैं। कल्पनापरक, चिंतापरक प्रश्न जैसे पर अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कि बच्चे अपने दिमाग पर जोर दे करके उन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, तो इसीलिए कहा गया है कि शिक्षार्थियों के ऊपर में संवेदनशीलता बनाते हुए चिंतन कौशल का भी विकास हम कर सकते हैं। प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए, जबकि न कि उनकी जानकारी जांच करने के लिए। यहाँ यह महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है? प्रश्न पूछने से अभिप्राय यह नहीं है कि आप उसकी जानकारी की जांच करिए, बल्कि शिक्षार्थियों ने कि क्या विचार हैं, क्या प्रकट करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। और दूसरी बात कही गई है कि अभ्यास तथा गतिविधि या प्रश्न पाठ प्रकरण के अंतर्निर्मित होनी चाहिए ताकि शिक्षार्थी का ज्ञान अस्थायी रूप से बन सके। चलिए इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हमारे लिए जो नए अभ्यर्थी हैं जो कि पहली बार इस बार बीएड सीटेट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। अधिन्यासदत्त कार्य विधि, अधिन्यासदत्त या कार्यविधि जो स्कूल से आपको कॉलेज से दिए जाते हैं। इस विधि में पूरा पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों, देखिए स्पष्ट हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। इस विधि में पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। इस विधि में शिक्षार्थियों को एक निश्चित समय तक में एक पूरा कार्य करने का लक्ष्य दिया जाता है। इस विधि में एक अधिन्यास पूर्ण के रूप में दूसरा अधिन्यास किया जाता है और इस विधि का मुख्य लक्ष्य अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसके क्या कार्य होते हैं। दत्त कार्य के लिए तो पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है, एक निश्चित समय में एक कार्य को पूरा कर लिया जाता है। इस विधि में एक अधिन्यास पूर्ण रूप होने के लिए पूर्ण अध्यास किया जाता है और इस विधि में जो आप देख रहे हैं कि अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसी प्रकार इस विधि में शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों का व्यक्तिगत ध्यान रखता है। अब जो महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आ रही है वह आगमन विधि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि सभी विषयों के अध्ययन में आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहाँ कैसे प्रयोग करेंगे यह जानना आपको आवश्यक होता है। इस विधि में पहले कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं। देखिएगा यहाँ पर महत्वपूर्ण जो बात कही जा रही है कि इस विधि में पहले कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं और तत्पश्चात निष्कर्ष पर पहुँचा जाता है। इस विधि के द्वारा ज्ञान को अस्थायी रूप से ग्रहण कराया जाता है और इस विधि में विशिष्ट से सामान्य तथा मूर्त से मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण के लिए अनुसरण कराई जाती है। तो ये सभी इसमें तीन मुख्य बातें हैं आगमन में। आपको फिर से एक बार मैं हिंट्स देता हूँ। आ से आगमन और से उदाहरण, अर्थात पहले कई सारे उदाहरण दिए जाते हैं, फिर सिद्धांत पर पहुँचा जाता है और इस विधि के द्वारा ही ज्ञान को अस्थायी रूप से प्रदान किया जाता है। यह विधि विशिष्ट ज्ञान से सामान्य तथा मूर्त से अमूर्त शिक्षण की ओर अग्रसर करता है। आगे जो हमारा लास्ट टॉपिक है वह है कि निगमन विधि। आगमन विधि की जस्ट अपोजिट अर्थात विपरीत जो विधि होती है उसे हम निगमन विधि कहते हैं। निगमन विधि में क्या होता है, तो इस विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उनको उदाहरण से पुष्ट किया जाता है। इस विधि में सामान्य से विशिष्ट सूक्ष्म शिक्षण सूत्र को अपनाया जाता है। यह बाल केंद्रित नहीं होता है तथा इस विधि में शिक्षार्थियों को रटने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि आगमन विधि
निगमन विधि की तुलना में बहुत ही आवश्यक होता है और अच्छा होता है। आगे के एपिसोड में हम लोग और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे, जिसमें कि शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण संबंधी जो मुख्य बातें हैं तथा और जो महत्वपूर्ण बातें आपकी पूरी सिलेबस अभी बची हुई है। मेरा प्रयास है कि परीक्षा से पहले आपको पूरा का पूरा, विशेष करके मैथमेटिक्स और ईवीएस की जो पेडागोजी पोजीशन है उसको पूरा करा दूं। यदि आप और भी कुछ जानना चाहते हैं हमारे माध्यम से, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमारे पास अपने प्रश्नों और प्रस्तावों को रख सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि हमारे आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमारी शुभकामना है कि आप अपने इस सीटेट को क्रैक करें और आप एक अच्छे शिक्षक बनने में एक मार्ग प्रशस्त करें। इसी शुभकामना के साथ कि हमारी आपकी फिर से एक अच्छी मुलाकात हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।